जय श्री राम सभी फ्रेंड्स को मेरा बहुत बहुत आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर रोटेशनल मोशन और लेक्चर नंबर 24 है। तो हम चलिए इसमें आपको कुछ टॉपिक्स बताते हैं आज जो भी हैं। देखिए नंबर 1 पे इंट्रोडक्शन रहेगा आज, फिर मैं बात करूंगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में और रेडियस ऑफ गायरेशन। तो बहुत मजेदार होने वाला चैप्टर दोस्तों, बहुत सिंपल भाषा में आपको चीज़ समझाऊंगा। ओके तो लेट्स स्टार्ट। तो ये टॉपिक्स है मेरे रोटेशनल मोशन में, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन बात करें, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके ये मेरा टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और ये जो पीडीएफ वगैरह मैं इसी पर इसके आप अपलोड करता हूँ, इससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो देखिए अब हम पहले बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। बेसिक कंसेप्ट समझने के लिए सबसे पहले आपको चार जो टर्म्स उनको समझना जरूरी। नंबर 1 इज पार्टिकल, देन सिस्टम्स, देन व्हाट इज इंटरनल फोर्सेज एंड व्हाट अबाउट एक्सटर्नल फोर्सेज। तो ये चार टर्म्स को एक एक करके हम डिफाइन करते हैं दोस्तों। तो देखिए सबसे पहली जो टर्म है पार्टिकल। नाउ व्हाट इज अ पार्टिकल, एज यू कैन सी हियर व्हाट इज अ पार्टिकल, हाउ टू डिफाइन दिस पार्टिकल। तो दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि पार्टिकल क्या है बेसिकली, पार्टिकल इज डिफाइंड एज एन ऑब्जेक्ट हुज मास इज फाइनाइट बट हुज साइज एंड इंटरनल स्ट्रक्चर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है पार्टिकल की, सिंपल भाषा में बिल्कुल समझाई गई है। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज सिस्टम। तो ठीक है, ये कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं मैंने लिखा है, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, फिर मैथमेटिकल डेरिवेशंस भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर भी हम ध्यान देंगे। तो व्हाट इज सिस्टम, अ सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच म्यूचुअली इंटरेक्ट विद वन अनदर। मतलब कई सारे पार्टिकल्स के इंटरेक्शन से एक सिस्टम बनता है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है एक और पॉइंट है इसका कि अ बॉडी ऑफ फाइनाइट साइज कैन बी रिगार्डेड एज अ सिस्टम बिकॉज इट इज कंपोज्ड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। तो यहाँ पर बेसिकली जो सिस्टम है कई सारे पार्टिकल्स के म्यूचुअल इंटरेक्शन से ये बनता है। ओके नेक्स्ट इज थर्ड पॉइंट इज इंटरनल फोर्सेज। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरनल फोर्सेज। तो देखिए इंटरनल फोर्सेज हम देखते हैं द म्यूचुअल फोर्सेज एक्सर्टेड बाय द पार्टिकल्स ऑफ ए सिस्टम ऑन वन अनदर आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज। मतलब जो सिस्टम के अंदर जो सारे पार्टिकल्स हैं वो आपस में म्यूचुअली इंटरेक्ट करने फोर्सेज के थ्रू, तो उनको म्यूचुअल फोर्स बोलते हैं। ओके दोज आर कॉल्ड इंटरनल फोर्सेज। नेक्स्ट इज दीज फोर्सेज आर रेस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग टुगेदर द पार्टिकल्स एज अ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट मतलब उस सिस्टम को आपको एक कंसोलिडेटेड सिस्टम, एक कंपोजिट सिस्टम बनाने के लिए इंटरनल फोर्सेज रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ओके नेक्स्ट इज external forces. Now what is the meaning of external force? देखिए the outside force exerted on an object by any external agency is called an external force. Okay such a force changes the velocity of the object. Okay तो जो इनर्शिया का लॉ आपको बताया गया था, हमने जो लॉ ऑफ मोशन में पढ़े थे, तो वहाँ एक्सटर्नल फोर्सेज जो होते हैं वो सिस्टम की स्टेट को चेंज करने का काम करते हैं दोस्तों। ठीक है, उम्मीद है ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में आएंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए रोटेशन मोशन का थोड़ा बेसिक बताया था आपको मैं पहले। व्हाट इज रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन इज नथिंग बट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अराउंड इट्स ओन एक्सिस। अब ये ओन एक्सिस वगैरह क्या होता है ये सभी के करके बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप ले सकते हैं मोशन ऑफ गियर्स, मोशन ऑफ मोटर्स और मोशन ऑफ प्लैनेट्स यू कैन से। सिमिलरली मोशन ऑफ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक, ये फिर मोशन ऑफ रोटर ऑफ जेट इंजन्स या फिर मोशन ऑफ ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर सेक्टर। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ रोटेशनल मोशन। अब देखिए ये कुछ मैंने यहाँ पर ये डायग्राम दिखाई हुए हैं, जैसे ये स्पिनिंग टॉप है जिसको हिंदी में लट्टू बोलते हैं, लट्टू का घूमना, जो इस तरह से रोटेशनल मोशन का एग्जांपल। सिमिलरली रोटेटिंग ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर, जैसे मैंने आपको बताया भी, अर्थ रोटेटिंग अबाउट इन इट्स ओन एक्सिस, या फिर सॉकर बॉल है, ये देखिए स्पिन कर रही है, रोटेट कर रही है, और ये फेरिस व्हील है। ओके या फिर आपका ये आइस स्केटर जो ऐसे अपने अपने एक्सिस के अराउंड जो मूव करता है। तो इसको हम सारी एग्जांपल हम रोटेशनल मोशन के एग्जांपल ले सकते हैं। ओके नेक्स्ट इज व्हाट इज रिजिड बॉडी। अब देखिए एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है दोस्तों इसमें रिजिड बॉडी का। तो व्हाट इज अ रिजिड बॉडी, अभी बेसिक बताता हूँ। देखिए धीरे धीरे मैं सारी चीज़ों पर डिटेल में डिस्कशन करूंगा। आइडियली अ रिजिड बॉडी इज अ बॉडी विद अ परफेक्टली डेफिनेट एंड अनचेंजिंग शेप। The distances between all pairs of particles of such a body do not change. Okay. Now motion of rigid body, देखिए अब इसमें मैं बात करता हूँ। तो दोस्तों देखते हैं इसको व्हाट इज मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो जब कुछ मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे प्योर ट्रांसलेटरी मोशन में एग्जांपल जैसे आप देख सकते हैं बुलेट फायर फ्रॉम अ गन। ओके सिमिलरली व्हाट इज प्योर रोटेशनल मोशन, तो इसमें हम सीलिंग फैन का एग्जांपल ले सकते हैं। सिमिलरली जहाँ पर ट्रांसलेटरी और रोटेशनल मोशन दोनों कॉम्बिनेशन आते हैं, मतलब रोलिंग और रोटेशन दोनों, वो जैसे आपका व्हील है, ठीक है, कोई पहिया घूमता है जो सड़क पर चलता है, तो वहाँ रोटेशन भी है, वहाँ पर ट्रांसलेशन मोशन भी है। ओके अपनी एक्सेस पर घूम भी रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। इसी तरीके से एक प्रिसीजन होता है जिसको ऑसिलेटिंग टेबल फैन, जैसे आपका लट्टू है, तो इस तरह के एग्जांपल होते हैं प्रिसीजन के। तो दीज आर सर्टेन एग्जांपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस। ओके नेक्स्ट देख लेते हैं। अब देखिए रिजिड बॉडी पर और मैं डिटेल में थोड़ा सा बात करता हूँ दोस्तों। तो रिजिड बॉडी क्या है, तो आइडियली रिजिड बॉडी हैज अ डेफिनेट शेप एंड साइज। ओके सेकंड पॉइंट इज इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स डू नॉट चेंज देयर म्यूचुअल डिस्टेंस इवन व्हेन एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू। मतलब ये कंपोजिट बॉडी होती है, इनके बीच में जो पार्टिकल्स के बीच में जो म्यूचुअल इंटरेक्शन होता है वो चेंज नहीं होता एक्सटर्नल फोर्स के लगाने के बावजूद। ओके थर्ड पॉइंट इज अ व्हील कंसीडर्ड एज रिजिड बॉडी बाय इग्नोरिंग अ लिटिल चेंज इन इट्स शेप। तो अगर इसके शेप को चेंज को अगर नेगलेक्ट करें तो उसको हम एक रिजिड बॉडी एज्यूम कर सकते हैं दोस्तों। ओके अब नाउ कंसीडर व्हाट इज द मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। अब देखिए रिजिड बॉडी कैन पजेस प्योर ट्रांसलेशन मोशन, जैसे मैंने आपको बताया, या फिर रोटेशन मोशन, दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक इस तरीके से। तो अब इसमें हम देखते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था ट्रांसलेटरी मोशन में हमने कुछ इक्वेशन बताई थी, लॉ ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन, जैसे v इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, या फिर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2s। तो दीज आर दी इक्वेशंस इन केस ऑफ दी ट्रांसलेशन मोशन। सिमिलरली वी कैन हैव थ्री इक्वेशंस इन केस ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसे कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, थीटा इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, एंड ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा इनटू थीटा। दोस्तों जैसे यहाँ पर ट्रांसलेटरी मोशन में ये लीनियर वेलोसिटी थी, ये यहाँ पर ओमेगा जो होंगी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएंगी, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ ए जो था आपका ट्रांसलेटरी मोशन में एक्सेलरेशन था, यहाँ पर ये एंगुलर एक्सेलरेशन हो जाएगा। सिमिलरली टी जो है एनी टाइम इंस्टेंट, यहाँ पर एस क्या है दोस्तों, डिस्प्लेसमेंट था, यहाँ पर थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो लाइकवाइज वी कैन हैव डिफरेंट कंपैरिजन। तो यहाँ पर आप इस तरीके से आप इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जिस तरीके से हमारी ट्रांसलेशन मोशन में 3 इक्वेशंस यूज होती हैं, ओके इसी तरीके से रोटेशन मोशन में भी उसी के पैरेलल में एक मतलब एक एनालॉजी है उसमें यूज होती है। अब देखिए और हम डिटेल में बात करते हैं मोशन ऑफ रिजिड बॉडी। तो देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया गया है, इसमें एक मैंने रिजिड बॉडी अज्यूम किया। तो उसका मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी सेट टू बी इन रोटेशन मोशन इफ ऑल इट्स पार्टिकल्स मूव अलोंग सर्कल्स इन पैरेलल प्लेन्स। ओके
तो द सेंटर्स ऑफ दीज सर्कल्स लाई ऑन अ फिक्स लाइन परपेंडिकुलर टू द पैरेलल प्लेन्स एंड दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए एक्सिस ऑफ रोटेशन ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पर, यहाँ पर देखना, ये रिजिड बॉडी है दोस्तों, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसके मतलब ये एक्सिस है, अगर मैं इसको एक्सिस ले लेता हूँ, एक्सिस ऑफ रोटेशन लेता हूँ, तो कोई भी पार्टिकल इस एक्सिस के अराउंड उसका जो होगा वो मोशन होगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है, मतलब ऑल ऑफ इट्स पार्टिकल्स मूव अलोंग सर्कल्स इन पैरेलल प्लेन्स। ओके, तो ये जैसे मान ली कोई पार्टिकल है तो उसका प्लेन और ये सारे प्लेन एक दूसरे के पैरेलल होंगे। ओके, तो दोस्तों ये था बेसिक कंसेप्ट, मतलब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेस्पेक्ट में सारे पार्टिकल्स का मूवमेंट देखना है, तो वो सारे प्लेन होंगे पैरेलल होंगे एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, अगर बॉडी आपकी रिजिड बॉडी है। ओके, क्योंकि इसकी साइज और शेप को हम जो है वो अनचेंज मानना है, ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट और है दोस्तों जो मैं ध्यान रखना चाहिए कि ऑल द पार्टिकल्स हैव द सेम एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज आल्सो द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो जो सारे पार्टिकल से मिलकर जो सिस्टम बना है उन सबकी वेलोसिटी वही होगी जो एंगुलर वेलोसिटी पूरे बॉडी की वेलोसिटी। अब देखिए इस पर हम एक आधारित एक क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। एक न्यूमेरिकल है, द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज फ्रॉम 1200 आरपीएम टू 3120 आरपीएम इन 16 सेकंड। व्हाट इज इट्स एंगुलर एक्सेलरेशन एज्यूमिंग द एक्सेलरेशन टू बी यूनिफॉर्म। सेकंड पार्ट इज हाउ मेनी रिवोल्यूशंस डज द व्हील मेक ड्यूरिंग बेसिकली दिस टाइम। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को करने के पहले हम ये डाटा देख लीजिए, पहले हमें यहाँ पर बी नॉट कितना है, जो देखा 1200 आरपीएम ये दे रखी है, ठीक है। तो अब इसको हम जो इसकी जो वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कितनी 1200 आरपीएम, इसको आप आरपीएस में बदल लीजिए पर सेकंड में, तो 60 डिवाइड करें 20 आरपीएस। सिमिलरली जो आपकी फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी है 3120 आरपीएम, इसको भी आप 60 से डिवाइड करके आरपीएस में बदल लीजिए। फाइन, तो अब ये हो गया। इसी तरीके से हम अब ओमेगा नॉट निकाल लेते हैं जो रेडियन पर सेकंड में आएगी, तो इसकी मदद से ओमेगा इक्वल टू 2 पाई इंटू एन होता है, तो 2 पाई इंटू 20 दैट इज 40 पाई रेडियन पर सेकंड, और ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी 2 पाई इंटू 52, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग दो वेलोसिटीज हमारी आ गई। अब ठीक, अब इसके बेस पर हम देखिए अब अल्फा निकालेंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में एक्सेलरेशन पूछा, एंगुलर एक्सेलरेशन इज ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट अपॉन टी, क्योंकि जो मैंने आपको इक्वेशन बताई थी उस इक्वेशन के आधार पर हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं। ओके, तो अब इस इक्वेशन में वैल्यूज पुट कर दीजिए 104 पाई माइनस 40 पाई अपॉन 16। तो इस तरीके से अगर मैं इसमें काम करता हूं तो ये आंसर आ जाएगा दोस्तों मेरा 4 पाई रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर एक्सेलरेशन है ये। ओके, इसी तरह सेकंड पार्ट में हम दोस्तों क्या करेंगे, हम सेकंड पार्ट में थीटा का ये एक्सप्रेशन लिखेंगे, ये थीटा वाला जो एक्सप्रेशन हमारा क्या है ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एल्फा इंटू टी स्क्वायर। अब इसमें सारी वैल्यूज प्लेस कर दिए दोस्तों, तो ये 40 पाई इंटू 16, क्योंकि 16 सेकंड के लिए हमें करना है, प्लस हाफ इंटू 4 पाई इंटू 16 स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ दोस्तों तो ये मेरा जो आंसर आएगा वो आएगा, ये देखिए थीटा इक्वल टू 640 पाई ये हो गया प्लस 512 ये हो गया, तो टोटल 1152 पाई हो जाएगा रेडियंस में। ओके, तो दिस इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कंप्लीटेड इन 16 सेकंड ये भी पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, हम इसको थीटा अपॉन 2 पाई कर देंगे, तो 1152 पाई में आप 2 पाई से डिवाइड कर दीजिए, तो इतने रिवोल्यूशंस कंप्लीट हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों 576। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब दोस्तों कुछ बात कर लेते हैं रोटेशन मोशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया रिजिड बॉडी की अपनी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन मानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जिसके पैरेलल सारे जो पार्टिकल्स मूव करते हैं उस एक्सिस के पैरेलल उनके प्लेन्स बनते हैं, तो वो सारे प्लेन्स पैरेलल होते हैं। तो हम देखिए कि करके कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ जो आपको ध्यान रखने चाहिए कि फर्स्ट पॉइंट इज इन एनी काइंड ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी देयर इज इधर चेंज इन द पोजीशन और चेंज इन ओरिएंटेशन और चेंज इन बोथ, ठीक है, ठीक है, या तो पोजीशन में चेंज होगा या उसके ओरिएंटेशन में चेंज होगा, पहली चीज। दूसरे पॉइंट है इफ अ बॉडी चेंजेस इट्स ओरिएंटेशन ड्यूरिंग इट्स मोशन, ठीक है, इट इज सेड टू हैव रोटेशनल मोशन। तो देखिए ओरिएंटेशन और पोजीशन दो वर्ड्स हैं यहाँ पर दोस्तों, ठीक है। तो अगर ओरिएंटेशन चेंज होता है तो उसको रोटेशनल मोशन बोलते हैं। सेकंड नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन प्योर रोटेशनल मोशन every particle of a rigid body moves in circles of different radii about a fixed line which is known as axis of rotation। जैसा मैंने आपको बताया एक्सिस ऑफ रोटेशन आपकी एक फिक्स एक्सिस होती है जिसके अराउंड सारे पार्टिकल्स आपके रोटेट करते हैं। ओके, अब इसमें आगे देखते हैं, देखिए और इसके अंदर जानने के लिए क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब जो है ये है कि जैसे आपका ये सीलिंग फैन होता है, तो सीलिंग फैन के केस में क्या होता है, द वर्टिकल रॉड सपोर्टिंग द फैन, ये जो आपकी रॉड होती है जिससे फैन जो है जुड़ा रहता है, जिसको हम यहाँ एक्सिस ऑफ रोटेशन बोलते हैं, दैट रिमेन्स स्टेशनरी एंड ऑल द पार्टिकल्स ऑन द फैन मूव इन सर्कुलर पाथ्स। ओके, द सेंटर्स ऑफ सर्कल पाथ्स आर ऑन द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैंने आपको भी बताया था रिजिड बॉडी के केस में सेम थिंग इज हैपनिंग हियर आल्सो। ओके, एंड सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इट इज नॉट नेसेसरी दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू द बॉडी, ठीक है। अभी इसको एक एग्जांपल से समझ लेंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा all the particles all the physical quantities required to describe rotational motion are same as in case of circular motion। जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, जो मैंने इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाती है, तो मतलब जितनी फिजिकल क्वांटिटीज आपकी रोटेशनल मोशन में यूज नहीं वही आपकी सर्कुलेशन मोशन में यूज होती है, ठीक है। तो सिमिलरली इक्वेशंस ऑफ रोटेशनल मोशन आर सेम एज दैट ऑफ द सर्कुलर मोशन। तो ये चीजें मैंने आपको भी अच्छे से समझाई। ओके, अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें दोस्तों। अब इसी रोटेशन मोशन में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आपका रोटेशन मोशन में वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल है। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए कुछ पॉइंट्स पहले आपको समझाता हूँ, फिर हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लेज द सेम रोल इन रोटेशन मोशन एज मास प्लेज इन द ट्रांसलेशन मोशन। मतलब जो ट्रांसलेशन मोशन में जो मास प्ले करता है, मतलब ट्रांसलेशन मोशन में न्यूटन के लॉ के हिसाब से मास जो है वो अपोज करता है किसी भी एक्सटर्नल फोर्स को। इसी तरीके से यहाँ पर जो इनर्शिया है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, वो भी किसी रोटेशनल मोशन को किसी टॉर्क के एप्लीकेशन को अपोज करता है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग इज इट इज प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म रोटेशन। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन में केवल मास या मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फर्क होता है, दोनों के रोल अपनी अपनी जगह है, सिमिलर रोल प्ले करते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज कैलकुलेटेड अबाउट सम एक्सिस दैट इज यूजुअली द रोटेशनल एक्सिस एंड इज इट डिपेंड्स ऑन the mass as well as the distribution about that axis। okay,
तो दोस्तों ये था। अब चलिए इसको और अच्छे से समझते हैं। देखिए ये आपके पास मैंने यहाँ पे डायग्राम दिखाया, एक रिजिड बॉडी है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है जेड एक्सिस है, आपकी इसको रोटेशन मानते हो, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है। इसके अंदर देखिए डिफरेंट पार्टिकल देखें, देखिए M1 है आपका, M2 M3 है, और ये फिक्स एक्सिस के अराउंड इनकी जो आपकी जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब ये पॉइंट जो है, ये वाला जो पॉइंट P है जिसका मास M1 है पार्टिकल का, वो इससे R1 दूरी पर है। इसी तरह M2 जो R2 दूरी पर है, M3 R3 दूरी, इस तरीके के n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। तो सबकी डिस्टेंसेज दे रखी है और सबकी वेलोसिटी दे रखी है। तो चूंकि ये इस तरह से घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये वेलोसिटी किसी पॉइंट पर आप निकालेंगे तो टेंजेंट होगी। तो जैसे आप देख रहे हैं रेड एरो से आपकी वेलोसिटीज के एंगल दिखाएं, तो ये आपका रोटेशनल मोशन हो रहा है। तो नाउ व्हाट डज इट मीन? तो इफ दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड इफ दिस इज assumed to be rigid body, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, ये जो आई होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसको बोल रहे हैं, दैट इज m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन mn इनटू rn स्क्वायर। तो मैं सारे n पार्टिकल्स के mi सारे हम ऐड कर देंगे। तो दिस इज बेसिकली द समेशन ऑफ mi इनटू ri स्क्वायर, ठीक है। i इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मतलब m1 से लेके mn तक। तो i की वैल्यू 1 से n तक यहाँ पे वेरी कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर m बढ़ाएंगे तो इनर्शिया बढ़ेगा, ठीक है। या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आई बढ़ाएंगे, जिस तरह से इनर्शिया बढ़ता है एम बढ़ाने पर ट्रांसलेशन मोशन में, इसी तरह से रोटेशनल मोशन में अगर आप आई बढ़ा देंगे, ठीक है, तो आपका रोटेशनल इनर्शिया भी इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट एक कंक्लूजन है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको थोड़ा सा हम ये मैंने यहाँ लैंग्वेज में डिफाइन कर दिया है। तो अब देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे डिफाइन होता है। तो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ द मासेस of the particles constituting the body and the squares of their respective distances from the axis of rotation। जैसे मैंने आपको बताया ना, I is equal to m into r स्क्वायर होता है। तो इसी चीज को हमने लिंग्विस्टिकली लिख दिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फिजिकल सिग्निफिकेंस की, मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का क्या रोल होता है, उसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है हम जो पढ़ रहे हैं। तो देखिए पहला पॉइंट तो ये है कि द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब मूवमेंट इनर्शिया जितना ज्यादा होगा बॉडी का, उतना ही उसका टॉर्क, उसको घुमाने के लिए उतना ही ज्यादा टॉर्क जरूरत पड़ेगी। जैसे कोई चीज ज्यादा भारी है तो उसको मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स की जरूरत पड़ती है। इसी तरीके से चूंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया रोटेशनल मोशन में काम आता है, इसलिए वो रोटेशनल इनर्शिया है बेसिकली। तो हम ये कह सकते हैं जो चीज का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा, वो उसको घुमाने के लिए, रोटेट कराने के लिए उतनी ही ज्यादा टॉर्क की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ये लिखा है द ग्रेटर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, द ग्रेटर इज द टॉर्क रिक्वायर्ड टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ रोटेशन। Thus, movement of inertia of a body can be regarded as the measure of rotational inertia of the body। पहली चीज। Second thing is the moment of inertia। देखिए ये फर्स्ट पॉइंट हो गया इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या है? The moment of inertia of a body plays the same role in the rotational motion as the mass plays in the linear motion। जैसे मैंने आपको बताया इनर्शिया का लॉ, जो आपका न्यूटन का लॉ है। ओके अब देख लेते हैं द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी पेरीमीटर। अब कौन कौन सी चीजों पर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। तो देखिए यहाँ पर 4-5 चीजें हैं। पहली चीज तो ये कि मास ऑफ द बॉडी, ओके, सेकंड इज साइज एंड शेप ऑफ द बॉडी, एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैंने आपको बताया अगर कोई रिजिड बॉडी है तो उसमें मास का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से है उस पर डिपेंड करता है उसका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट पार्ट इज पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन विद रिस्पेक्ट टू बॉडी। ओके तो जिस एक्सिस के अबाउट आप उसे घुमा रहे हैं उसकी वो एक्सिस का पोजीशन ओरिएंटेशन कहती है, उस हिसाब से आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलग अलग हो जाता है, क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन उस केस में चेंज हो जाएगा। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं कि इसके एप्लीकेशन क्या है दोस्तों, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के एप्लीकेशन कैसे हैं। जैसे एक एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे कोई व्हील है आपका, ठीक है, जैसे मोटरसाइकिल का व्हील होता है, इसी तरह से कोई व्हील है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हैवी व्हील, ठीक है, व्हील थोड़ा सा भारी है, विच इज कॉल्ड फ्लाई व्हील, इज अटैच्ड टू द शाफ्ट ऑफ द स्टीम इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन। तो यहाँ पर क्या होता है, इनर्शिया की तरह से काम करता है। ओके एनर्जी को स्टोर करके रखता है ये। सेकंड थिंग इज जैसे बाइसिकल है आपकी, बाइसिकल में इन अ बाइसिकल या बुला कार्ट एटसेट्रा द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इज इंक्रीज्ड बाय कंसंट्रेटिंग मोस्ट ऑफ द मास एट द रिम ऑफ द व्हील एंड कनेक्टिंग द रिम टू द एक्सल थ्रू द स्पोक्स। ये स्पोक्स मतलब ये जो तीलियां हैं इनके थ्रू कनेक्ट रहता है, तो उसका सारा मास जो होता है रिम के पेरीफेरी पर आपका कंसंट्रेटेड होता है। तो ये दो चीजें की हमारी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को ये मैंने डिफाइन करने के लिए उसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस बताए आपको। ओके अब देखिए एक सिंगल पार्टिकल का थोड़ा सा आपको डिफाइन कर देता हूं। अभी मैंने रिजिड बॉडी का बताया था, तो अगर कोई सिंगल पार्टिकल एम है, वो अगर किसी एक्सिस से आर दूरी पर है, तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिंगल पार्टिकल का होगा आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर, वेयर एम इज द मास ऑफ द पार्टिकल एंड आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस अंडर कंसीडरेशन। जिस एक्सिस के अराउंड आप उसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये आपको मैंने बताया सिंगल पार्टिकल। इसी तरीके से हम अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, मतलब जिसको एसओपी बोलते हैं, उसका एमआई क्या होगा। तो अगर हमारे कई सारे पार्टिकल्स हैं, जैसे मैंने आपको रिजिड बॉडी में बताया, तो उसको फिर से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, तो दिस इज कॉल्ड एसओपी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन ये कॉमन है, तो उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं, M1 M2 M3 के, जैसे आपको मैंने समझाया था अभी लास्ट स्लाइड में, ठीक है, उसको स्पेसिफाई किया है। तो आई इक्वल टू सिग्मा एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर आई इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ ith पार्टिकल ऑफ द एमआई। ओके तो ये भी आपको समझ में आया दोस्तों। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिजिड बॉडी। जैसे रिजिड बॉडी में आपको बताया, देखिए अभी तक हम बता रहे थे समेशन के फॉर्म में। अगर कोई कंटिन्यूस बॉडी है तो उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के फॉर्म में होगा। तो हम उसके इसमें क्या करते हैं, फॉर अ मास कंटिन्यूस मास डिस्ट्रीब्यूशन फाउंड इन द रिजिड बॉडी वी रिप्लेस द समेशन बाय इंटीग्रल। तो वहाँ पे इंटीग्रेशन के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका छोटा मास है कोई डीएम, मतलब डिफरेंशियल मास है डीएम, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको दिखाई गई है। तो एक मैंने पर्टिकुलर मास के लिए क्या किया है, if the system is divided into infinitesimal elements of mass dm and if r is the distance from a mass element to the axis of rotation then moment of inertia is। देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पर ये इस तरीके कई सारे डीएम है, मतलब इस रिजिड बॉडी के अंदर इस तरह के बहुत सारे डीएम होंगे। तो इनफाइनेटेसिमली स्मॉल डीएम है, कई सारे हैं, n नंबर ऑफ डीएम। तो उनकी एक्सिस से डिफरेंस अगर हम डिस्टेंस ले लें, अगर r1 r2 r3, तो हम क्या करेंगे, एक इंटीग्रेट कर देते हैं। तो व्हाट शैल वी डू, तो इन दैट केस वी आर पुटिंग i इक्वल टू dm into r स्क्वायर। ओके तो यहाँ पर ये लिखा हो इफ द सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू इनफाइनेटेसिमली एलिमेंट्स ऑफ मास dm and if r is the distance from a mass element to the axis of rotation then the moment of inertia is nothing but I is equal to integral r square into dm, where dm is nothing but the differential mass having a distance r with respect to the rotation axis which is a fixed rotation axis। okay अब देखिए क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखा हो, 3 पॉइंट मासेस यहाँ पर दिए होंगे क्वेश्चन में, ठीक है।
तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे 3 पॉइंट मासेस m1 m2 m3 आर लोकेटेड एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ए डिटरमिन द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस अलोंग द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल पासिंग थ्रू m1। अब देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो आपको एक डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का। तो इस तरीके से हमने इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, जैसे उसने बताया है हमने उस तरह से ये एक्सिस एज्यूम किया और ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी सारी जो साइड्स हैं वो ए के बराबर हैं, ओके, और 3 मासेस रखूंगे m1 m2 m3। तो ये हमने एक डायग्राम ड्रॉ कर लिया दोस्तों, ठीक है। अब ये चूंकि ये इससे अगर मैं इस पॉइंट को एक्सिस ऑफ रोटेशन मिलाता हूं तो m1 जो है उससे आपकी एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रही है। तो बेसिकली इन दिस व्हाट वी आर डूइंग एज शोन इन दिस डायग्राम, द एक्सिस ऑफ रोटेशन पासेस थ्रू m1, इजंट इट, द डिस्टेंसेस m1 m2 and m3 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब देखिए क्या क्या होंगे, देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। तो यहाँ पर m1 से पास हो रही है तो एक्सिस ऑफ डिस्टेंसेस क्या होंगे, यहाँ पर देखिए क्या होंगे, देखिए पहले m1 का लिख रहा है तो m1 का डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से 0 है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से m2 का डिस्टेंस कितना है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये a/2 है दोस्तों, और इसी तरीके से m3 का डिस्टेंस भी a/2 के बराबर है। तो ये तीनों डिस्टेंसेस हो गए। अब हम क्या करेंगे, नाउ व्हाट शैल वी डू, देयरफॉर द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट द एक्सिस थ्रू m1। तो हम यहाँ पर i निकाल लेते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पर i निकालेंगे तो i क्या आ जाएगा यहाँ पर m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 इंटू r3 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। तो इसमें वैल्यू रख दीजिए। तो m1 की जगह रखूंगा मैं m1 और r1 की जगह रखूंगा 0, क्योंकि 0 है डिस्टेंस m1 का। इसी तरीके से बाकी भी डिस्टेंस रख देता हूँ जल्दी से, m2 और ये रख दूंगा a/2 का होल स्क्वायर प्लस m3 इंटू a/2 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करूँगा दोस्तों तो ये आ जाएगा मेरा, चूंकि सारे ये m1 m2 है तो ये आ जाएगा a/4 का a²/4, दिस वुड बी a²/4 इंटू m2 प्लस m3, ठीक है दोस्तों। तो ये आंसर आ गया मेरा आई का। तो ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलिए दोस्तों हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू रोटेशनल एक्स एक्सप्रेस इन फॉलोइंग फिगर्स। अब ये दो फिगर्स हैं, आपके दो डायग्राम्स हैं दोस्तों, हमें इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है। तो ये देखिए 20 सेंटीमीटर है और ये 70 सेंटीमीटर है, ये मासलेस रॉड है आपकी पूरी दी हुई है, ठीक है। एक्स और एक्स के अराउंड हमें निकालना है। तो देखिए, और अभी सेकंड क्वेश्चन ये है, तो हम एक एक करके दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर किस तरह होगा, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्स डैश। तो फर्स्ट वाले केस में देखिए यहाँ पर देखिए ये डायग्राम को आप देख रहे हैं, तो अब मैं इसमें निकालूंगा यहाँ पे इस डाटा के बेस पे अगर मैं करता हूँ तो मेरा आंसर देखिए किस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ पर आई एक्स एक्स निकाल लीजिए, क्योंकि एक्स एक्स डैश का निकालना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर, ओके। इसमें वैल्यूज प्लेस कर दीजिए दोस्तों। तो हमारे पास आ जाएगा ये आंसर, ये m1 की वैल्यू 4 है, ओके, इंटू r1 कितना है 0.3 इस क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए डाटा चेक कर लीजिए, प्लस ये m2 1 है और ये है 0.8। इस तरीके से मैंने ये सारे मीटर्स में चेंज कर लिए हैं, ठीक है, ऐसा यूनिट्स बना ली। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका टोटल सॉल्व होने के बाद। अच्छा, इसको मैंने डायरेक्ट 0.3 क्यों लिख दिया, एक स्टेप और मैं लिख देता हूँ दोस्तों को और समझाने के लिए। तो 4 इंटू ये r1 कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा 1 माइनस 0.7, यू कैन सी इन द डायग्राम, ओके, प्लस ये हो जाएगा 1 इंटू ये 0.8 कैसे आया, देखिए वहाँ से जो दूरी है इफेक्टिव दूरी जो है 1 माइनस 0.2, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये इस तरह से आ जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करेंगे दोस्तों तो ये आ जाएगा आपका 1 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो दोस्तों ये आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें दूसरा उससे निकालना है। तो देखिए आई एक्स एक्स डैश निकालना है दूसरे वाले केस में। तो उस केस में क्या हो जाएगा, वो जाएगा 4 इंटू 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 का होल स्क्वायर, जैसा कि डायग्राम में दिया हुआ है, प्लस 3 इंटू 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आपका डायग्राम के अनुसार ये आपका पूरा आपने जो वो निकाल दिया, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 92 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। तो आप उस डायग्राम को रेफर करके डायरेक्ट आप आंसर इसका ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दीज आर 2 सिंपल इलस्ट्रेशंस टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो दोस्तों ये थे एग्जाम्पल हमारे जो है उसको समझने के लिए। अब देख लेते हैं नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का है। वो रेडियस ऑफ गायरेशन आपको मैं और समझा देता हूँ, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन को समझने के लिए सबसे पहले इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम के अनुसार अब हम देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज। अब देखिए ये बेसिकली ये फिक्स्ड एक्सिस है रोटेशन की, ये रिजिड बॉडी है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन ये दी हुई है, ओके। ये अब ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है। अब ये डिफरेंट मासेज जो है, m1 m2 m3 m4 इस तरह से कई सारे मासेज हो सकते हैं और n पार्टिकल्स होते हैं, इनके डिफरेंट मासेज हैं, उनकी डिफरेंट डिस्टेंसेज हैं फिक्स्ड एक्सिस है, जैसे एग्जांपल r1 r2 r3 r4, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, radius of gyration of a body about its axis of rotation may be defined as the distance from the axis of rotation at which if the whole mass of the body were concentrated its moment of inertia about the given axis would be the same as with the actual distribution of mass, okay। तो it is denoted by k, इसको k से डिनोट करते हैं। मतलब कहने का मतलब ये इक्विवेलेंट मासेज है, इक्विवेलेंट मास का एक आप पर्टिकुलर डिस्टेंस ले लिए तो उसका सेम जो आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा जो इस पूरे डिस्ट्रीब्यूटेड मास का है। तो कहने का मतलब ये है, तो रेडियस गायरेशन जो है बेसिकली उसको सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट कर रहा है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को। अब इसको देखिए और समझने के लिए हम इसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि द रेडियस ऑफ गायरेशन के इज अ ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी एंड ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसे मैंने आपको बताया ये डिस्ट्रीब्यूटेड मास था, तो इसके डिफरेंट पार्टिकल्स को उन्होंने एक जगह कंसंट्रेट करके इसको रेडियस ऑफ गायरेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश की। अब देखिए, और एक इंपॉर्टेंट चीज दूसरी ये है कि इट गिव्स अ मेजर ऑफ द मैनर इन विच द मास ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी इज डिस्ट्रीब्यूटेड विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जैसे मैंने आपको बताया था, अगर उसका ओरिएंटेशन चेंज करेंगे दोस्तों तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाता है। तो बेसिकली रेडियस ऑफ गायरेशन इन अ वे इंडिकेट्स इट्स द ओरिएंटेशन विद रेस्पेक्ट टू द एक्सिस सो दैट इस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैन बी कैलकुलेटेड एफिशिएंटली, ओके। अब देखिए ये मैंने जो आपको डायग्राम बताया उसके रेस्पेक्ट में देखिए, ये
एक इंपॉर्टेंट जो इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मैं एक डेरिवेशन आपको बताता हूँ। डेरिवेशन क्या 2-3 स्टेप्स में आप समझ लेंगे उसको। तो सपोज अ रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ मास m ईच सिचुएटेड एट डिस्टेंसेस r1 r2 r3, जैसे मैंने आपको समझाया इस इक्वेशन में है ना, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ए, एक्सिस ऑफ रोटेशन ए भी दे रखा है। तो उस केस में क्या होगा, इफ k इज द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट एक्सिस ए बी देन i इज इक्वल टू m इंटू के स्क्वायर। ओके, तो दोस्तों ये जैसे हम बाकी केस में आई इक्वल टू एम इंटू आर स्क्वायर करते हैं, तो आर स्क्वायर उसकी इफेक्टिव रेडियस होती है। यहाँ पर क्या के स्क्वायर रेडियस ऑफ गायरेशन लिया है, तो वो वही कन्वर्ट कर दिया बेसिकली इस डिस्ट्रीब्यूटेड मास को हमने एक पर्टिकुलर एक्सेस कह रहा हूँ, इसको कंसंट्रेट करके रेडियस ऑफ गायरेशन का नाम दे दिया है बेसिकली। ओके, तो यहाँ पर जो के की वैल्यू होगी दोस्तों वो एक तरीके से रूट मीन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंसेज होती है। ठीक है, तो इसका इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस अप टू सो वन आर एन स्क्वायर अपॉन एन नंबर ऑफ दी डिस्टेंसेज। जैसे यहाँ पर एन पार्टिकल्स हैं तो उनका रूट मीन स्क्वायर ले लिया है, तो इफेक्टिव मास हो गया, ये इफेक्टिव रेडियस हो गया सॉरी। तो के की वैल्यू हुई तो आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर। ठीक, तो आई की वैल्यू एम इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर प्लस आर एन स्क्वायर अपॉन एन। तो एम क्या है बेसिकली, कैपिटल एम जो है बेसिकली एम इंटू एन मीन्स द टोटल मास यू कैन से। ठीक है, मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स एन है, हर जो मास है हर पार्टिकल का वो एम है, तो एम इंटू एन विच बिकम्स टोटल मास। तो इस तरीके से हम रेडियस ऑफ गायरेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए एक क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन इज अ व्हील ऑफ मास 8 kg हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल्स 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर, डिटरमिन इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, तो अब इसको देखिए, इसको करने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें वैल्यू दे रखी है, एम इज इक्वल टू 8 kg दे रखा है, आई की वैल्यू 0.5 किलोग्राम मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकाल लीजिए। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर आई इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है, तो आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दिस इंप्लाइज के स्क्वायर इज इक्वल टू आई अपॉन एम। ठीक है, तो के बराबर हो गया, के बराबर हो गया आपका अंडर रूट आई अपॉन एम। ठीक है, अब ये आपके पास ये वैल्यू आ गई। अब रेडियस ऑफ गायरेशन के आप इससे निकाल लीजिए, तो के इज इक्वल टू अंडर रूट आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 0.5 और एम की वैल्यू 8 है। ओके, तो ये आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, से के की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0.25 मीटर और यू कैन से के इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ये आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर about its axis of rotation is mr square by 2. What is the value of the radius of gyration of the cylinder about this axis? तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर क्या होता है दोस्तों, देखिए हम इसको कैलकुलेट करते हैं। आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर अपॉन 2, जैसे हमने यहाँ से यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसमें इस केस में दे रखा है, तो हम यहाँ पर बस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। और हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं कि आई इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर भी होता है। ठीक है, तो दोनों को इक्वेट कर दिए, देयरफॉर यू कैन से एम आर स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एम इंटू के स्क्वायर। तो देयरफॉर यू कैन से ये जो आपका आर स्क्वायर बाई 2 है वो के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और यू कैन से के इज इक्वल टू आर अपॉन अंडर रूट 2। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम रेडियस ऑफ गायरेशन निकाल सकते हैं। तो ये था कुल मिला के आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और अगले वीडियो में जल्द आपसे मिलता हूँ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका दिन शुभ हो एंड जय श्री राम।